अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 मतलब चैप्टर नंबर 7 है। टॉपिक का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर दफ़ा तकरीबन ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के तौर पे आपके पेपर में होता है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमने जिन चीज़ों को पढ़ना है वो है सबसे पहले इसकी नीड ऑफ, ठीक है, कि नीड क्या है क्रैकिंग करने की। फिर हम स्टडी करेंगे क्रैकिंग होती क्या है और इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की, जिसमें थर्मल क्रैकिंग आ जाता है, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों, जिसका नाम है क्रैकिंग। सबसे पहली बात कि नीड क्या है इसकी, ठीक है, हम इसको क्यों करवाएंगे। तो इसको करवाने की वजह बच्चों, इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई थी क्रूड ऑयल की, जिसमें से हमें डिफरेंट पेट्रोलियम की फ्रैक्शन जो थी वो हासिल हो रही थी, जिनमें जैसा कि हमें पैराफिन हासिल हो रही थी, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल। उन्हीं में से बच्चों एक फ्रैक्शन होती है जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं। ये जो गैसोलीन होता है ये पेट्रोल होता है, ठीक है, पेट्रोल का ही नाम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से हमें 20% हासिल हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेस अमाउंट है, ठीक है। इसकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। हमें इसकी अमाउंट क्यों बढ़ानी है बच्चों, इसकी अमाउंट इसलिए बढ़ानी है क्योंकि इसकी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा फ्यूल है। अच्छा फ्यूल क्यों है, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो वोलाटाइल नेचर होती है। जितनी किसी फ्यूल की नेचर वोलाटाइल होगी, ठीक है, उतना ही वो अच्छा फ्यूल समझा जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है बच्चों। तो ये थी कि इसकी नीड क्या है। नीड इसकी क्या थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो गैसोलीन हमें हासिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, और इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से हमें ये ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग को यूज़ करते हैं बच्चों। अब आपने क्रैकिंग का ऑपरेशन करना है, ठीक है, कि क्रैकिंग होता क्या है। तो आपने सुना होगा कि हड्डी क्रैक हो गई है। हड्डी क्रैक होने का मतलब क्या है कि हड्डी टूट गई है। तो इट्स मीन जो वर्ड क्रैक है इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक। तो हम क्या कहते हैं, हमने क्या करनी है, इसमें ब्रेकिंग करनी है। ब्रेकिंग अब किन की करनी है, हड्डियों की करनी है? नहीं, हड्डियों की नहीं करनी, हमने किन की करनी है, मालिक्यूल्स की ब्रेकिंग करनी है। मालिक्यूल्स को उनके ब्रेक डाउन करके हमने कन्वर्ट करना है किस में, गैसोलीन में। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गैसोलीन जो होती है इसमें कार्बन्स की चेन कितनी होती है। तो बच्चों जो मोस्टली कार्बन की चेन गैसोलीन में होती है वो C6 से C8 तक होती है, ठीक है ना। मतलब कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 8 तक की चेन होती है। अगर ये चेन है तो वो गैसोलीन होगा, ठीक है। तो हमें कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 8 तक की चेन्स को बनाना है ब्रेक डाउन करके। तो इट्स मीन कि इससे बड़ी कोई कार्बन की चेन होगी तो उसी की ब्रेकिंग करेंगे तो ये हमें प्रोड्यूस होगा। तो वो बच्चों हम जो डिफरेंट फ्रैक्शंस थी पेट्रोलियम की ही, जिनमें कैरोसिन ऑयल होता है, ठीक है, और दूसरा आप कह लो गैस ऑयल, इनसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो हम इनकी ब्रेकिंग करवा के, ठीक है, इनकी क्या करवा के, ब्रेकिंग करवा के हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गैसोलीन में। अब ये जो होता है कैरोसिन ऑयल, इसमें कार्बन नंबर 8 से कार्बन नंबर 14 तक कार्बन्स होती हैं, और इसमें होता है कार्बन 12 से कार्बन 18 तक की चेन होती है कार्बन की। अब हम अगर बात करें कि हमने इन्हीं से क्यों बनाना है, ठीक है, इन्हीं से ये गैसोलीन क्यों बनाना है, और भी तो फ्रैक्शन है ना, जैसे पैराफिन्स है उसमें कार्बन की चेन इससे भी बड़ी होती है, ठीक है, वो कार्बन नंबर 20 से अबव होती है उसमें कार्बन की चेन। तो उसको क्यों नहीं तोड़े। उसको बच्चों ना तोड़ने की वजह ये है कि उसका अपना ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है ना, कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्री में उसका अपना बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो हमें ज़्यादा मिकदार में वो भी चाहिए। लेकिन ये जो है इनके यूज़ क्या हैं, कम हैं, ये कम यूज़फुल हैं। तो कम यूज़फुल को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें इनको ना बनाना पड़े दोबारा से। तो हम इनकी ब्रेकिंग डाउन करवाएंगे, ठीक है, इन दोनों की, इन दोनों से हम क्या कराएंगे, गैसोलीन बनाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देखो, फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे एग्जाम्पल से। मेरे पास बच्चों C16 वाली कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन नंबर 16 तक कार्बन्स हैं, ठीक है।
अब कार्बन नंबर 16 है तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसके साथ हाइड्रोजन लिखने हैं, हाइड्रोजन इसके साथ 34 होंगे। ये कैसे पता चलेगा बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला सारा नहीं याद करना। मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा है वो यहाँ पे 16 लिख देते हैं लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नंबर आगे पीछे कर देते हैं। तो आपको फार्मूले याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ कार्बन नंबर 16 हमने यूज़ करनी है। फिर आप इसको अल्केन के जनरल फार्मूले में CnH2n+2 में पुट करोगे, आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे n आपका क्या है, जितनी कार्बन का नंबर आपसे पूछा गया है, मतलब जितनी कार्बन नंबर वाले का फार्मूला पूछा गया है, हमसे 16 का पूछा था, तो यहाँ पे हम n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 16 को पुट कर देना है और आंसर अपना ले आना है। ये 16 हो जाएगा, 32 + 2 34। तो इस तरह से हम 34 यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई और फार्मूला पूछा जाता है, जिस तरह से आपसे कह देते हैं कि कार्बन नंबर 35 के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो आप इसको यहाँ पे रखो, n की जगह पे 35 करो, यहाँ पे भी 35 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है। ठीक है, C35 ये हो जाएगा 70 और +2 72। ठीक है बच्चों, तो आपको फार्मूला याद नहीं रखने, आपको ये याद रखना है कि हम ये फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, और कार्बन कौन सी है, तो अगर ये सारा पता होगा तो किसी भी आप चेन का फार्मूला लिख सकते हो, कार्बन चेन का। बच्चों अब हम इसको करेंगे, इसके बॉन्ड तोड़ने हैं। अच्छा जी, हड्डी तोड़नी हो तो क्या हमें चाहिए होता है, मतलब ये हड्डी है, इसको तोड़ना है, क्या चाहिए। ठीक है, हथौड़ा मारें इस पर टूट जाएगी, या कोई मोटी सी स्टिक मारें ये टूट जाएगी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इस पर भी हथौड़ा मारेंगे, नहीं, क्योंकि ये मालिक्यूल बहुत छोटा है। ठीक है ना, इसको पकड़ेंगे कैसे, पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमें ये बॉन्ड तोड़ना है ना, हमें इस बॉन्ड को एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी क्या है, वो हीट एनर्जी है, यानी कि हमने इसको हीट करना है। तो यहाँ पे आप हीट लिखोगे। अब हीट कितना करना है, ठीक है ना, बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एम नहीं टूट जाएगा, आपने इसको काफ़ी ज़्यादा हीट देनी है, और वो हीट कितनी होती है, तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करोगे, तो आपके पास ये जो कार्बन की चेन थी लंबी सारी, ये टूटेगी। ठीक है, अब ये टूटेगी तो कार्बन नंबर 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कार्बन नंबर 7 के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, फार्मूला पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन आएंगे, और साथ में हमारे पास अल्कीन्स बनेंगी, एक ये अल्कीन बनेगी, एक ये अल्कीन बनेगी। अच्छा, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए हैं। बच्चों यहाँ से आपको फार्मूला नहीं याद रखना, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी मैंने 4 पूरी करनी है। ठीक है, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो इट्स मीन कि इस कार्बन के पहले कितने बॉन्ड थे, 2 ये थे, तो 2 हाइड्रोजन लगा के आपने बॉन्ड पूरे कर देने हैं। इसी तरह से यहाँ भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है कार्बन का, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है ना, इस तरह से ये सारा कुछ अगर आप समझेंगे ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया है इतने हीट दे के, तो ये इसमें और इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस में कन्वर्ट होगा, तो बच्चों जो अल्केन होता है ना, जिसको इसको हम अगर हीट करें तो ये ब्रेक डाउन होता है, या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आपने कंडीशंस कौन सी लगाई हैं। तो एक तो जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमें या तो अल्केन मिलेगा, और अल्केन के साथ हो सकता है कि एक अल्केन मिले। ठीक है, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अल्केन के साथ 2 अल्कीन्स मिलें। ठीक है, या अल्केन बने ही ना, 3 की 3 अल्कीन मिल जाएं और उनके साथ फिर हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आपने कौन सी कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो हमने तो इसको हीट किया, तो जब इसको हीट करते हैं तो ये अल्केन और अल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बात करें कि इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे बच्चों कार्बन कितनी है 16, यहाँ पे कार्बन कितनी है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 कार्बन है, 4 और चाहिए, तो 2 ये थी, इसके साथ आप 3 लगा दो। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये 34 है, 16 17 18 19 20, और सॉरी यहाँ पे ये 3 थे। ठीक है ना, तो आप गिनोगे तो ये 34 ही होगा। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक बड़ा मालिक्यूल था। ठीक है, हाई मालिक्यूलर वेट कह लो। ठीक है, ये क्या हो गया है, लोअर मालिक्यूलर वेट हो गया। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है किसको, इस बड़े मालिक्यूल को, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एक बड़ा हाइड्रोकार्बन था जिसको हमने ब्रेक किया है टू लोअर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे,
क्रैकिंग बोलेंगे। तो डेफिनेशन की कितनी ईजी बन गई है, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रेकिंग, या ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हैविंग हाई बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन्स ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड टूटेगा तो वो बॉयल हो जाएगी कोई भी चीज़, तो इसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो चीज़ क्या होगी, वोलाटाइल होगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं कि ये वोलाटाइल यानी कि ये गैसोलीन बन जाएगी फिर। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं टू लोअर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो क्या होगा, हमारे पास क्रैकिंग होगा। तो बच्चों देखो कितना इजी था, ठीक है। क्रैकिंग का अगर आपको समझ आ गया हो तो हम आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ आई गई होगी, ठीक है। आगे बच्चों इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहली है टाइप्स ऑफ, ये क्या लिख दिया है, क्रैकिंग, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने बात करनी है थर्मल क्रैकिंग की, उसके बाद बात करेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग, और जो थर्ड होगी हमारे पास वो होगी स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो थर्मल क्रैकिंग, थर्मल का मतलब, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हीट करना है। क्रैकिंग वही सारा कुछ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही है कि हमने क्या, ये सारा कुछ कैसे करना है। थर्म का मतलब बच्चों हीट होता है, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हमने हीट दे के तोड़ना है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तकरीबन हमें 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। और प्रेशर जो होता है, इसी तरह से हाई प्रेशर हम देंगे। प्रेशर कितना होता है, वो होता है 700 किलो पास्कल, या आप इसको कह लो कि ये आलमोस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तो क्रैकिंग जो होगी उसको हम बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। ये हो गई थर्मल क्रैकिंग। और यहाँ पे अगर कैटालिटिक क्रैकिंग की बात की जाए तो बच्चों कैटालिटिक क्रैकिंग, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने कैटलिस्ट यूज़ करनी है, और जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होती है जियोलाइट्स की, ठीक है। अब जियोलाइट्स कौन सा हमने लेना है, तो हमने एल्यूमिनियम सिलिकेट लेनी है, और वो होती है Al2O3SiO2। ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होती है ना बच्चों, ये जो जियोलाइट्स होते हैं, असल में जियोलाइट्स को ही एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। वो जो जियोलाइट होता है ना, इसकी जो सरफेस होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है। वो पोर्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिव साइड्स होती हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और इस कैटलिस्ट को यूज़ करने की वजह से बच्चों जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ आती है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, ठीक है ना। तो कम टेम्परेचर चाहिए। दूसरा जो प्रेशर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमें जो होगा वो चाहिए होगा, तो आपकी जो कैटालिटिक क्रैकिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी कम यूज़ करना पड़ा है, प्रेशर भी कम यूज़ करना पड़ा है बाय द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। तो ये थी बच्चों कैटालिटिक क्रैकिंग। और लास्ट पे है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग में बच्चों सबसे पहले जिस हाइड्रोकार्बन्स की आपने क्रैकिंग करवानी है, जैसे कैरोसिन ऑयल की क्रैकिंग करवानी है, ठीक है, तो आपने कैरोसिन ऑयल की क्रैकिंग करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है वेपर्स के अंदर, फिर इस वेपर्स के अंदर आपने मिक्स करनी है स्टीम, ठीक है। सबसे पहले कैरोसिन ऑयल यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन की भी आपने क्रैकिंग करवानी है उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया। वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें स्टीम को मिक्स कर देना है। स्टीम को मिक्स करने के बाद इसको आपने करना है हीट, और हीट कितना करना है, 900 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो
आपके पास उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। अगर हम बच्चों बात करें ना कि इनमें से सबसे अच्छी क्रैकिंग कौन सी होगी, तो बच्चों क्रैकिंग जो सबसे अच्छी होगी, जो थर्मल क्रैकिंग है, इसमें जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है वो मिलता है स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, ये होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन 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 कार्बन, सीधी चेन है, ठीक है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब क्या है कि ये बाजू है मेरा, ठीक है ना, इसमें अगर यहाँ से एक और बाजू निकल आए तो वो क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल सीधी चेन होती है, ठीक है। ब्रांच चेन कहाँ पे आएगी, जो आपकी कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें ब्रांचेस होंगी। मतलब ये कार्बन की चेन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ब्रांच लगा दो, ब्रांच का मतलब कार्बन लगानी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसमें जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है या जो गैसोलीन मिलती है वो ब्रांचेस वाली होती है। और इसकी बात करें तो इसमें फिर से स्ट्रेट चेन अल्केन ही मिलता है। अब हम अगर बात करें कि इनका हमें क्या फ़ायदा है, स्ट्रेट चेन का और ब्रांच चेन का, तो बच्चों जो ब्रांच चेन अल्केन मिलती है ना, जो ब्रांच चेन वाला फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ऑक्टेन नंबर को मैंने अगले टॉपिक में जिसमें हमें रिफॉर्मिंग पढ़ना है, ठीक है ना, उसमें काफ़ी डिटेल से उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि ऑक्टेन नंबर का मतलब जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है वो फ्यूल क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छा फ्यूल जो होता है उसमें ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें फ्यूल हासिल होता है ना, उसकी क्वालिटी आप कह लो कि वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्वालिटी जो है कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, कैटालिटिक में क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हमें मिलता है। और कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं एल्यूमिना सिलिकेट्स, जिसको जियोलाइट्स भी बोलते हैं, और फार्मूला इसका है Al2O3 SiO2। इसमें एल्यूमिना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये आप सोच रहे होगे, इमेजिन कर रहे होगे ये सारा कैसे हो रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लैब के अंदर किस तरह से होता है, ठीक है ना। पिक्चर आपके जहन में बैठ जाएगी, जो बुक में था वो इतना ही है, ठीक है ना। वो सिर्फ आपने समझना है कि हमने अगर लैब के अंदर ये काम करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने एक लेनी है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ग्लास वूल डालना है, ठीक है। जो रुई होती है ना, एक तो रुई होती है जिसको हम कॉटन भी बोलते हैं, वो वाली नहीं लेनी, बल्कि एक मिनरल होता है वूल, ठीक है ना, वो वाला इसके अंदर डालना है यहाँ पे। अब आपने उसको यहाँ पे डाल लिया, ठीक है, ये हमारा वो मिनरल वूल हो गया। इसके अंदर अब आपने हायर हाइड्रोकार्बन जिसकी क्रैकिंग करवानी है वो डालना है। और इंडस्ट्री में तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, लेकिन लैब के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ पैराफिन अवेलेबल होती है इजीली, ठीक है ना, जिससे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो हमने इसके अंदर पैराफिन डाली बच्चों। पैराफिन कितनी डालनी है, पैराफिन आपने लेनी है थोड़ी क्वांटिटी में, जिससे सिर्फ और सिर्फ ये जिसको रूं जो है ना ये वाला वो जज़ब कर ले सारी की सारी को, ठीक है। तो इसमें पैराफिन उठा के डालेंगे। अब दूसरी बात है यहाँ पे कैटलिस्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो होती है पामिस स्टोन। ये पामिस स्टोन क्या चीज़ है, ये बच्चों होता है आतिशफशानी पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपने इसको देखा भी है, इसको यूज़ भी किया है, ठीक है। जो पाकिस्तान में जामा नहीं होता, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का, एक तो होता है ना मिट्टी का, वो वाला नहीं, दूसरा होता है पत्थर टाइप का, वो होता है ये, ठीक है ना, जामा। तो उसको हमने ब्रेक डाउन कर लेना है, उसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं, ठीक है ना। तो वो एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। छोटे पीस क्यों बनाने हैं, ताकि उसकी एक्टिव साइड ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप उसके पीसेस करोगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन हो। मतलब ये एक बड़ा पत्थर है, ठीक है ना, तो इसने यहाँ से ये इसकी एक्टिव साइड है, लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ से एक्टिव साइड ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह से एक दूसरा भी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन क्ले स्टोन, ठीक है ना, सॉरी ब्रोकन क्ले पोर्स, यानी कि जो क्ले के पोर्स होते हैं ना, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका जब वो टूट जाते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैटलिस्ट को रख लेना है, ठीक है। फिर इसका ढक्कन बंद करना है और ढक्कन में हमने एक पाइप लगाया है छोटा सा, ठीक है। इसको इस तरह से एक पानी का होता है, बीकर कह लो या टब कह लो, ठीक है, उसमें पाइप लगाया हुआ है और इस पाइप के मुंह पे आपने एक और टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है जो कि पानी से भरी हुई है, ठीक है। ये पानी से क्या है, भरी हुई है। टेस्ट ट्यूब देखो बनाई सर ने, ड्राइंग मेरी ऐसी ही है। तो इसको पानी से क्यों भरना है, ठीक है, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने ढक्कन भी लगाया हुआ है अच्छा सा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करनी है,
इसको हीट करना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है बच्चों। इसको हम हीट करेंगे, सबसे पहले कैटलिस्ट को हीट करना है, ठीक है। कैटलिस्ट को हीट करना क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी कि कैटलिस्ट यहाँ से सबसे पहले हीट की जाएगी, ठीक है। इसको काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से रिएक्शन होगा और यहाँ से गैस जो होगी वो यहाँ पहुँचेगी। गैस का कैसे पता चलेगा, आपने ये टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई है, ठीक है। जब गैस यहाँ से जाएगी ना तो बुलबुला जाएगा, ऊपर से ये आहिस्ता आहिस्ता खाली होती चली जाएगी, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब। जब ये सारी खाली हो जाएगी, इसी के अंदर आपने यहाँ पे, ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब का ढक्कन रखा हुआ है, कॉर्क, तो इसके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब रख देनी है। इसको बाहर नहीं निकालना। अगर आपने इसको बाहर निकाल लिया तो जो गैस इसके अंदर थी वो सारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, पानी के अंदर वो कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपने उसको रख के, ये आपके पास आ गई है अब टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसका ढक्कन बंद है। अब इसमें क्या होगा, हमने देखा था कि जो हम क्रैकिंग करवा रहे थे उसमें क्या थी, अल्केन थी प्लस अल्कीन थी। अल्कीन बोलते हैं बच्चों डबल बॉन्ड वाली को, अल्केन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाली को। तो जो अल्केन है और जो अल्कीन है, अब इनका टेस्ट करना है कि वाकई ये बनी है कि नहीं बनी। तो बच्चों अल्कीन के लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बेयर रिजेंट्स, और वो होता है एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 का, यानी कि आपने KMnO4 के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो होता है जामनी जामनी सा। इसको जब उठा के इसके अंदर डालोगे, फिर आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करके अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। जो इसका कलर होगा ना वो सारा कलर लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा, आपको ये कलर लेस चीज़ मिलेगी। अगर ये कलर लेस हो जाती है तो इट्स मीन कि इसमें अल्कीन प्रेजेंट है। इस तरह से एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बोरोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। बोरोमीन वाटर उठा के इसके अंदर डालें, अगर उसका भी कलर चेंज हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये क्या होगी, अल्कीन होगी ये। तो ये सारा प्रोसेस था बच्चों क्रैकिंग का, जिसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल से स्टडी किया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था ना, उसकी मैं नाम लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, C16H34 बच्चों। इसका नाम जो होता है वो हेक्सा डीकेन होता है, ठीक है। डीकेन होती है 10 कार्बन वाली और हेक्सा 6, ठीक है। हेक्सा डीकेन मतलब 16, और इससे जो प्रोडक्ट बन रही थी वो थी हमारे पास C7H16 कार्बन वाली, कार्बन नंबर 7 वाली को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन। और इसके साथ एक तो ये बन रही थी 2 कार्बन वाली अल्कीन, अल्कीन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये होती है इथीन। और एक लास्ट पे हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्कीन, इसमें भी डबल बॉन्ड, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गया वो क्लास क्या हो जाएगी, अल्कीन हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। तो ये इनके नाम थे, ठीक है, जो मैं भूल गया था। थैंक यू वेरी मच।